नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात हम कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, रुधिर परिसंचरण तंत्र पर, और उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं उन रक्त कोशिकाओं के बारे में हमने समझाया। उसके पश्चात हमने रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा किया, जिससे आपने ये समझ लिया कि पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, किसको यूनिवर्सल डोनर कहेंगे, किसको एक्सेप्टर कहेंगे। इन सारी महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा कर दिया था। आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे जटिल टॉपिक जो है आज आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूं, जिसका नाम होता है ह्यूमन हार्ट अर्थात मानव हृदय। आप जिसको सामान्य भाषा में दिल कहते हैं, वो एक्चुअल में दिल कैसा होता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसका कार्य क्या होता है, और ये जो लब डब की जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि केवल और केवल मेरी बातों को आप बहुत कंसंट्रेट होके आज की पूरे क्लास में आप सुनेंगे। कहीं से कोई भी कमेंट आप नहीं करेंगे। जब मैं बाद में जब आपको पूरा टॉपिक कवर कर लूंगा, उसके पश्चात मैं आपसे खुद पूछूंगा कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप हमारी अपनी बातों को बताइएगा। उसके पश्चात मैं चीजों को रिपीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगले लगभग 40 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। और ह्यूमन हार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, सबसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज बहुत ही कंसंट्रेट होके मेरी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन हार्ट। तो आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है, ये वही चित्र है जिसको आप सामान्य भाषा में दिल के नाम से जानते हैं, या हम इसको मानव हृदय कहेंगे। अब ये जो देख रहे हैं आप फिगर, ये आपको बहुत जटिल रूप में दिखाई दे रहा होगा और सोच रहे होंगे कैसे इसको हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही सामान्य भाषा में मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक क्रमबद्ध तरीके से मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से केवल मेरी बातों को सुनते रहिएगा। पहले ह्यूमन हार्ट से शुरुआत करने से पहले आपको मैं दो शब्दों से परिचय कराना चाहूंगा। पहला शब्द यहाँ पे क्या है? पहला शब्द है आर्टरी, जिसको हम धमनी के नाम से जानते हैं, और दूसरा शब्द होता है वेन्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं सिरा। ये दो शब्द क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, मान लीजिए ये एनके सिंह है यहाँ पे, ठीक है। अब एनके सिंह सोचिए कि अगर मैं लिख पा रहा हूं अपने हाथों से, इस बोर्ड पे मैं लिख पा रहा हूं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे हाथों के पास एनर्जी है। और एनर्जी कैसे मिली है? एनर्जी मिली है ग्लूकोज से, और जब ग्लूकोज का विखंडन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब वहां पे ऊर्जा रिलीज हुई, एनर्जी मिली, और हमारा हाथ वर्क कार्य करने लगा। तो अब मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए मैं अपने हाथों का प्रयोग कर रहा हूं या लिख रहा हूं, तो धीरे धीरे हमारे हाथों के पास जो है एनर्जी जो थी, वह एनर्जी समाप्त हो गई। और एनर्जी जब समाप्त हो गई तो यहाँ पे दो चीजें चाहिए। पहला फैक्टर हमने आपको बताया था ग्लूकोज, और दूसरा फैक्टर होता है ऑक्सीजन। क्योंकि जब कोशिकाओं के पास ग्लूकोज जाता है और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विखंडन होता है, तो उसके उपरांत ऊर्जा मुक्त होती है और हमारा शरीर या हमारे शरीर की कोशिकाएं कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये जो धमनी होती है, धमनी हमेशा और हमेशा शुद्ध रुधिर का प्रवाह करेगी, हमेशा और हमेशा शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इसमें शुद्ध रुधिर का मतलब होता है प्योर ब्लड। शुद्ध रुधिर का मतलब क्या होता है? प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड क्या है, ध्यान समझिएगा। हमारी जो सेल होती हैं, कोशिकाएं जब होती हैं, ये ऑक्सीजन का जब प्रयोग कर लेती हैं, तो ऐसे रुधिर में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, और जिस भी रुधिर में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा उसको हम अशुद्ध रुधिर कहेंगे, उसको हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे। और ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा उसको हम शुद्ध रुधिर कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा उसको हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे।
शुद्ध रुधिर हमेशा और हमेशा धमनी के द्वारा जो है ये चलती हैं, और अशुद्ध रुधिर का प्रवाह जो है वह हमेशा शिराओं के द्वारा किया जाता है। तो ये दो बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि शुद्ध रुधिर का प्रवाह हमेशा धमनियों के द्वारा होता है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह हमेशा शिराओं के द्वारा होता है। इसके दो अपवाद होते हैं, उन दोनों अपवादों पर अभी हम चर्चा करेंगे, उन दोनों एक्सेप्शन पे अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको दिमाग में यह बनाना है कि धमनियों से हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और अशुद्ध रुधिर का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, और अशुद्ध रुधिर का प्रवाह जब भी होगा शिराओं के द्वारा होगा, वेन्स के द्वारा किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथों के बाहर जो ये जिसको हम सामान्य भाषा में नसें कहते हैं, तो ये जो धमनी ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे कि शिरा कहेंगे? तो सीधा सा आप आंसर याद रखिएगा कि जो धमनियां होती हैं ये हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई जाती हैं, गहराई में पाई जाती हैं, और ये जो बाहर आपको दिखाई देती हैं ये धमनी नहीं होती है, ये क्या होता है, शिरा। शिराएं शरीर के बाहरी हिस्सों में पाई जाती हैं, जबकि ये हमारे गहराई हिस्सों में या आंतरिक हिस्सों में ये पाई जाती हैं। तो ये दो शब्दों से आपका परिचय हो जाना चाहिए ह्यूमन हार्ट को पढ़ने से पहले। अब चलते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान समझिएगा। एक बेसिक इंफॉर्मेशन से मैं शुरू करता हूं। देखिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हार्ट के बारे में मैं बात करूं तो ह्यूमन हार्ट जो होता है यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है। ह्यूमन हार्ट जो है यह 12 सेंटीमीटर एक लंबी संरचना होती है, साथ ही साथ ये 9 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना होती है, और वजन की मैं बात करूंगा तो वजन इसका होता है लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है। हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियम। स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर पेरी शब्द मिल जाए तो पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, पेरी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, और कार्डियम कहीं भी शब्द मिल जाए तो उसका आशय आप हमेशा समझिएगा हृदय से, यानी कि हृदय के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, हृदय के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, उसको हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, और पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। जैसे मैं एग्जैक्ट अब लोकेशन आपको दिखाने का प्रयास करूं कि फिगर जो है एग्जैक्ट लोकेशन का मैं बात करूं, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसकी ये जो बाहरी परत होती है इसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है, और इसी में एक द्रव भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। पेरिकार्डियल द्रव का क्या काम होता है? पेरिकार्डियल द्रव हृदय को विभिन्न प्रकार के आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। जब कोई चोट लगती है तो उस आघात को वह पेरिकार्डियल नामक जो द्रव होता है, मैटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इस हृदय को एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बात आपने समझ लिया कि हृदय के बारे में अगर मैं बात करूं तो हृदय के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम में जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इसके बाद आगे मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये पेरिकार्डियम जो होता है ये 3 परतें होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं मान लो ये पतला सी कोई संरचना हो, मान लीजिए हाथ है, तो अगर मैं पूछूं कि हाथ के कितने भाग हो सकते हैं या कितने भागों में इसको हम बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर एक ऊपर वाला हिस्सा होगा, एक नीचे वाला हिस्सा होगा और एक मध्य में हिस्सा होगा। तो चाहे वह भले ही मेम्ब्रेन हो, चाहे वह भले ही झिल्ली हो, चाहे कितनी भी पतली संरचना हो, एक ऊपर की परत होगी, एक नीचे की परत होगी, एक मध्य की परत होगी। तो जो ऊपर की जो परत होती है उसको हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। देखिए, कार्डियम शब्द लगा है, और हमने आपको कहा है कि कहीं भी कार्डियम शब्द मिल जाए तो तुरंत आंख मूंद कर आपको हृदय समझ लेना है कि हृदय के बारे में ही बात हो रही है। तो एपिकार्डियम सबसे ऊपरी परत का होता है,
मायोकार्डियम जो बीच की परत होती है और एंडोकार्डियम जो होती है सबसे निचली परत होती है। फिर से मैं रिपीट कर दूं अपनी बातों को, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली जो है हृदय के चारों तरफ से घेरे रहती है। उस झिल्ली के 3 लेयर होते हैं। ऊपर वाले लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं, बीच वाले लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं और सबसे निचले वाले लेयर को हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। मानव अगर परिसंचरण तंत्र की बात हम करें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण मैं क्यों कह रहा हूं दोहरा परिसंचरण, इस वजह से क्योंकि मानव हृदय में रक्त 2 बार पहुंचता है। एक रक्त जो है ये 2 बार जो है हृदय से होकर गुजरता है। इसी वजह से मानव में जो है दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रखिएगा, परिसंचरण तंत्र का खोज जो है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, किसने किया था तो आपने याद रखना है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। जबकि आपने लैंड स्टीनर को पढ़ा तो लैंड स्टीनर ने क्या किया था, रुधिर वर्ग की खोज किया था। तो दोनों के नामों में कहीं भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आएंगे। विलियम हार्वे का संबंध परिसंचरण तंत्र से है और लैंड स्टीनर का संबंध किससे है तो लैंड स्टीनर का संबंध रुधिर वर्ग से होता है, ब्लड ग्रुप से होता है। आगे चलते हैं। अभी ह्यूमन हार्ट मानव हृदय की मैं एक सामान्य जो है भाषा आपको बता रहा हूं। इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाए जाते हैं। अब ये चेंबर क्या होते हैं, कोष्ठक क्या होते हैं? आप कमरा समझ लीजिए, रूम समझ लीजिए कि अगर कोई हृदय है तो हृदय में 4 कमरे पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं, उसमें 4 कोष्ठक उसमें पाए जाते हैं। तो 4 कमरे कौन कौन से हैं? पहला जो कमरा होता है वो दाहिने तरफ रहेगा तो उसको हम अलिंद कहेंगे, दाया अलिंद। दूसरा जो होगा दाहिने तरफ होगा कमरा, उसको हम निलय कहेंगे। और तीसरा कमरा जो होगा उसको हम बाया अलिंद कहेंगे और चौथे कमरे को हम बाया निलय कहेंगे। एक सामान्य भाषा में अगर हम एक ऐसे कमरा बना दें, ठीक है, और इसके हम 4 भाग कर दें, इसको हम 4 भाग कर दें तो दाहिना अलिंद ये हो जाएगा, दाहिना अलिंद ये क्या हो जाएगा, दाहिना निलय हो जाएगा। और ये क्या है, बाया निलय अलिंद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाया निलय हो जाएगा। यानी कि अगर हम हृदय को ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें तो आप हमेशा याद रखिएगा इसमें 2 कमरों के नाम हैं। 2 कमरे, एक होता है आलिंद और दूसरा होता है निलय। ध्यान समझिएगा, ये क्या है, एक है आलिंद और दूसरा क्या है, निलय। आलिंद को एट्रियम कहते हैं, एट्रियम कहते हैं और निलय को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ध्यान से इन दोनों शब्दों से आपका परिचय हो जाना चाहिए। इन दोनों शब्दों से आपका परिचय हो जाना चाहिए। हमने कहा कि हृदय में जो 4 कमरे होते हैं उसमें से पहले का नाम क्या होता है, आलिंद। ठीक है, आलिंद नाम होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, निलय होता है। दूसरे का नाम क्या होता है, निलय। अगर मान लीजिए 4 कमरे हैं, ये 4 कमरे हैं तो ध्यान समझिएगा, ये जो नीचे का जो कमरा होता है, ये जो नीचे का कमरा होता है इनको हम निलय कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम निलय कहते हैं। और ये जो ऊपर का कमरा होता है, ऊपर का कमरा होता है, इसको कहा जाता है आलिंद। इसको क्या बोलते हैं, इसको एट्रियम कहते हैं। तो चूंकि ये दाहिना है तो इसको हम दाहिना आलिंद कहेंगे, चूंकि ये बाएं तरफ है तो इसको हम बायां आलिंद कहेंगे। अगर मैं निलय की बात करूंगा तो ये दाहिने तरफ है तो इसको दाहिना निलय कहूंगा और ये बाएं तरफ है तो इसको हम बायां निलय कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम ह्यूमन हार्ट के जितनी भी बातें हैं उसके बारे में आगे बात करें। यहां तक हो गया, ठीक है। स्पीड को मैं वो कर लेता हूं, स्लो कर लेता हूं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपने समझ लिया। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, हमने कहा कि ह्यूमन हार्ट 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 300 ग्राम का इसका वजन होता है। इसको चारों तरफ एक झिल्ली घेरी रहती है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली के 3 भाग होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों दोहरा परिसंचरण तंत्र? क्योंकि इसमें ब्लड 2 बार आएगा। कैसे आएगा अभी आगे हम चर्चा करेंगे।
4 कमरे पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं। दाहिना आलिंद, इसमें आलिंद होता है और निलय। ऊपर के दोनों कमरों को हम आलिंद कहते हैं और नीचे के दोनों कमरों को हम निलय के नाम से हम जानते हैं। और दाहिना बाया जो भी होगा उसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब जो आप हृदय की फिगर देख रहे थे उससे आप डर गए होंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। सिंपल डायग्राम जिसको आप लोग बनाते समय जो है बनाते रहे होंगे बचपन में और इसी के साथ में बड़े हुए होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि इन संरचनाओं से आपको बहुत परिचय होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप संरचना बनाते हैं दिल का, हृदय का, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने एक संरचना यहाँ पे लिया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी न आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है और इसी पे मैं लगातार वर्क करता हूं। लगभग 2 घंटे में रिसर्च करता हूं आने से पहले कि किस तरीके से चीजों को आसान बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में आपको इस चीज को डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस हृदय में अगर आप पढ़ेंगे जो फिगर आप देख रहे हैं तो वहां पे आप उलझन की स्थिति में आ जाएंगे। इसको पहले यहाँ पे समझ लीजिए, उसके पश्चात उस फिगर में भी आएंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब 4 कमरे कौन कौन थे, ध्यान से देखिएगा। 4 कमरे कौन कौन से थे, ये देखिए। ये जो आपको कमरा दिख रहा है ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 है, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का कमरा, ये रूम नंबर क्या है, 2 है। रूम नंबर क्या है, 2 है। नीचे आएंगे, यहाँ पे डिवाइडेशन है, दीवार है। ये रूम नंबर क्या है, 3 है और ये रूम नंबर क्या है, 4 है। तो 4 कोष्ठक हो गए कि नहीं, बोलिए। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है। आप हृदय को 2 मंजिला इमारत समझिए। नीचे की तरफ 2 कमरे हैं और उसके ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं। तो ऊपर के दोनों कमरों को हम आलिंद कहेंगे और नीचे के 2 कमरे को हम निलय कहेंगे, निलय कहेंगे। चूंकि ये दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है, राइट की तरफ है, तो इसको हमने दायां आलिंद कह दिया। और चूंकि ये बाएं तरफ है, बाएं तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायां निलय कहेंगे या लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे वाले कमरे पे आएंगे, ठीक है। नीचे वाले फ्लोर पे आइए। जब नीचे वाले फ्लोर पे आएंगे तो इसको हमने क्या कहा है, निलय। किधर है, दाहिने तरफ है, तो आप क्या कहेंगे, दायां निलय। और चूंकि ये बाएं तरफ है तो आप इसको क्या कहेंगे, बायां निलय कहेंगे। तो ये बात तो आपने समझ लिया। क्या समझ लिया कि इसको हमको कहना है दायां आलिंद, रूम नंबर 1 को। इसको हमको कहना है क्या, बायां आलिंद, किसको, रूम नंबर 2 को। रूम नंबर 3 को आप क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिना निलय कहेंगे। और इसको आप क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे, बायां निलय कहेंगे। इतनी बातें आपने समझ लिया। अब आगे मेरी बात ध्यान से समझते चलिएगा। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उतने पॉइंट्स जो हैं आपको कवर होने चाहिए। अब मैं आगे बात करूं, देखिए ये जो कमरे हैं रूम नंबर 1 या रूम नंबर 2, ठीक है, या 3 या 4, इनके बीच में एक दीवार है, एक पार्टीशन है। जैसे होता है ना, दीवार, एक कमरे को अगर बांटना है 2 भागों में तो बीच में हम दीवार खड़ी कर देते हैं। इससे क्या होता है, उस कमरे का एक पृथक अस्तित्व होता है, एक कमरे का अपना पृथक अस्तित्व होता है। तो बीच में एक दीवार है, दीवार। इस दीवार को कहा जाता है सेप्टम। इस दीवार को क्या कहते हैं, इस दीवार को सेप्टम कहा जाता है। ये सेप्टम जो है ये क्या करता है, दाहिने आलिंद, दाहिने निलय को बाएं आलिंद और बाएं निलय से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। ये बात आपने समझ लिया, ठीक है। बस 2 मंजिले इमारत को ध्यान में लगाइए और कंसंट्रेट रहिए। बस उसी को मैं आपको लेकर चल रहा हूं और आप हृदय अभी कैसे समझ लेंगे, पूरा हृदय की एटोनॉमी पता भी आपको नहीं चलेगा। देखिए अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो दाहिना आलिंद है और जो दाहिना निलय है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, वाल्व, ठीक है। वाल्व का मतलब होता है एक ढक्कन, ठीक है। आप समझ सकते हैं, एक वाल्व यानी कि एक ढक्कन समझ सकते हैं। एक वाल्व पाया जाता है और ये वाल्व ट्राइकस्पिड होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। कहीं भी लग जाए ट्राई, तो ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिवलनी कपाट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कि त्रिवलनी कपाट किसके किसके बीच में पाया जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में पाया जाएगा, तो दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व की क्या विशेषता होती है, ध्यान से समझेंगे। अगर वाल्व की हम विशेषता के बारे में बात करें, देखिएगा, तो ये वाल्व की ये विशेषता होती है, मान लीजिए ये एक वाल्व है, ठीक है, एक वाल्व है, तो इस वाल्व की ये विशेषता होती है कि ये रुधिर को एक तरफ आने देगा, ठीक है, एक तरफ आने देगा, यानी रुधिर आ तो सकता है इस वाल्व के द्वारा, इस वाल्व के द्वारा रुधिर प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन अगर ये रुधिर चाहे कि वापस हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है, ये ब्लड को बैक नहीं होने देगा, रुधिर को बैक नहीं होने देगा, यानी रुधिर केवल इसमें से आ सकता है, इससे जो है बैक होके पीछे नहीं जा सकता। ये इस वाल्व की विशेषता होती है, किस वाल्व की, ट्राइकस्पिड वाल्व की। ट्राइकस्पिड वाल्व की ही नहीं, हृदय में अभी आगे चलकर अभी और वाल्व आप पढ़ेंगे और जो है विशेष प्रकार के ढक्कन पढ़ेंगे, लेकिन सभी वाल्वों की यही विशेषता होती है कि यह इनसे रुधिर जो है आगे चला जाएगा, अंदर प्रवेश कर लेगा, लेकिन पीछे की तरफ वह जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो रुधिर जो है ये यहां से यहां पे आ जाएगा, लेकिन ये चाहे कि फिर रूम नंबर 1 में चला जाए तो वह नहीं जा पाएगा, बस इतना समझना है आपको। तो इधर ट्राइकस्पिड वाल्व है, किधर, दाहिने अलिंद से दाहिने निलय के बीच में, तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे आप देखेंगे, यहां पे बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में यहां पर क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व, और बाई का मतलब होता है दो, अर्थात इसको हम कहते हैं द्विवलनी कपाट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्विवलनी कपाट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि हमारा जो बायां अलिंद है, बायां निलय है, इनके बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और इससे भी वही सिचुएशन है कि रुधिर नीचे आएगा लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, जो है बेसिक चीजें आपने समझ लिया है, अब चलते हैं कि बेसिकली हमारा हृदय कार्य क्या करता है। हृदय का कार्य अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हृदय या ह्यूमन हार्ट हमारे शरीर का एक पंपिंग स्टेशन होता है। पंपिंग स्टेशन यानी कि हमारे शरीर में ये ब्लड को, रुधिर को पंप करने का काम करता है, पंप करने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा ना, आपके घरों में टुल्लू पंप लगा होगा, ठीक है, वो कार्य क्या करता है, 2 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला अगर इमारत है तो उसमें क्या करता है, वह पानी को चढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आंखों में, हमारे नाकों में जो रुधिर का प्रवाह हो रहा है, जो रुधिर चल रहा है, वह किसकी देन है, वह इसी हृदय की देन है, वह इसी मानव हार्ट की जो है देन है कि यह पूरे रुधिर को मानव के शरीर में भेजता है। और अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ, कहते हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया है, तो हार्ट अटैक होने से क्या होता है कि अगर हृदय काम ही करना बंद कर दे और वह रुधिर को न भेजे आपके शरीर में, तो आपका शरीर धीरे धीरे कार्य करना क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है, यह हमारे पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का, रुधिर को भेजने का कार्य करता है। तो कैसे रुधिर को भेजने का कार्य करता है, समझने का प्रयास करते हैं। कैसे रुधिर को भेजने का कार्य करता है, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे हाथ की कोशिका, एक हाथ की कोशिका को हमने यहां से निकाल कर रख दिया। अब हाथ हमारा काम करते करते थक गया, यानी कि एनर्जी इसके पास नहीं थी, और जब इसके पास नहीं है तो अब हमारा हाथ काम करना बंद कर देगा, और काम करना जब बंद कर देगा तो इसको चाहिए क्या, एनर्जी, अर्थात इसको ऊर्जा चाहिए। तो अब ऊर्जा कैसे मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी ऑक्सीजन जब वहां पे पहुंचेगा तब। ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, पिछला चैप्टर आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन को लेकर जाएगा आरबीसी। आरबीसी में कौन लेकर जाएगा, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए।
तो अब इस कोशिका के पास, यानी कि हमारी हाथ की कोशिका के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और जब ऑक्सीजन नहीं है तो यह काम करना बंद कर देगी। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसको ध्यान से कंसंट्रेट होके सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। यहां से रुधिर वाहिनी जो है यानी कि रुधिर नलिकाएं जो हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं, यह रुधिर को लेंगी और ये रुधिर को हृदय में जो है हृदय तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब यहां से जो रुधिर चला, जो हृदय में प्रवेश करने वाला है, ये एक ऐसा रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, अर्थात यह एक प्रकार का इम्प्योर ब्लड है, अर्थात यह एक प्रकार का अशुद्ध रुधिर है। यह एक प्रकार का कैसा रुधिर है? एक प्रकार का अशुद्ध रुधिर है। तो ये अशुद्ध रुधिर जो है यह हृदय में लाया जाता है। कहां पे लेके लाया जाता है? यह हृदय में लाया जाता है। अब ये हृदय में किसके द्वारा लाया जाता है और कहां पे लाया जाता है? तो ये हृदय में जो रुधिर लाया जाता है दो नलियों के द्वारा, ठीक है, दो नलियां पाई जाती हैं और इन दोनों नलियों को संयुक्त रूप से सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है। सुपीरियर वेना केवा, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। सिरा क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि सिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होगा। क्योंकि ये अशुद्ध है तो अशुद्ध को कौन लेकर जाएगा? सिरा लेकर जाएगी। और सिरा कौन सी सिरा? अग्र महाशिरा। कौन सी? अग्र महाशिरा, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा। और यहां पर जो है, यहां पर नीचे की तरफ जो है एक और सिरा पाई जाती है, एक और सिरा, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहता हूं फिगर को, ताकि सारी चीजें आपकी स्पष्ट रहें। इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा, या इसको कहा जाता है पश्चिम महाशिरा। इसको कहा जाता है पश्चिम महाशिरा। तो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा ब्लड पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है। कौन सा रक्त पहुंचता है? तो अशुद्ध रुधिर पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? तो दायां अलिंद में पहुंचता है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया है कि हृदय में सबसे पहले किस कोष्ठक में, किस चेंबर में रुधिर आता है? तो दाहिने अलिंद में आता है। कहां से आता है? कोशिकाओं से आता है। कैसा रुधिर होता है? ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी कि यह अशुद्ध रुधिर रहता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जरा कमेंट करेंगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? रुधिर आपका कोशिकाओं से निकलकर अशुद्ध रुधिर जो है दाहिने अलिंद में आ गया और सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, अर्थात अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा जो है यह राइट एट्रियम में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करेंगे तेजी से। आगे चलें हम, चलिए आगे चलें। ठीक है, ओके, ठीक है अर्चना यादव जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये अशुद्ध रुधिर आ गया आपका दाहिने अलिंद में। ठीक है, दाहिने अलिंद में आपका ये अशुद्ध रुधिर पूरी तरीके से भर गया है। ठीक है, पूरी तरीके से रुधिर जो है ये भर गया है। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये हृदय की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? हमारा हृदय जो है एक बार जो है स्क्वीज करता है, यानी कि एक बार ये सिकुड़ता है, और दूसरी बार जो है ये रिलैक्स होता है, अर्थात ये फैलता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं अपनी बातों को। हमारा हृदय जो है एक बार सिकुड़ता है, स्क्वीज करता है, और दूसरी बार क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है, यानी कि ये फैल जाता है। ये हृदय में गुण पाया जाता है, यानी कि एक बार यह सिकुड़ता है और दूसरी अवस्था में ये फैलता है। कैसे फैलता है और कैसे सिकुड़ता है और इसको कौन कंट्रोल करता है, अभी इस पर हम आगे बहस करेंगे, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो जब ये हिस्सा जो है, अर्थात ये दाहिना अलिंद जो है, जब ये सिकुड़ेगा, स्क्वीज करेगा, तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए कोई बॉटल है, ठीक है, कोई बॉटल है, बॉटल में आप पानी भरे हुए हैं। अगर आप बॉटल को प्रेस कर देंगे तो पानी जो है वो बॉटल के मुंह से क्या निकलने लगेगा? बाहर निकलने लगेगा। बॉटल के मुंह से वो पानी क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। बहुत व्यवहारिक चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। तो अब जब ये स्क्वीज होगा, जब ये सिकुड़ेगा, तो हमारा रुधिर क्या होगा? बाहर निकलने का प्रयास करेगा।
इधर नहीं जा सकता। इधर इस वजह से नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली है, ये इधर जाने नहीं देगी, ठीक है। ये इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इधर तो दीवार है, पार्टीशन ने आपने किया है, इधर तो आपने पार्टीशन कर दिया है कि इधर भाई जो ये हमारे पटीदार हैं, इधर नहीं जाना है आपको, पार्टीशन कर दिया है आपने, और उस पार्टीशन का नाम क्या है? सेप्टम। तो अब ये बेचारा रुधिर कहां जाएगा? अगर नहीं जाएगा और स्क्वीज कर लिया है, सिकुड़ गया, तो इसी तो फट जाएगा ये। तो ये अपना रास्ता खोजता है, तो रास्ता इसको मिल जाता है। रास्ता क्या है? रास्ता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व से रुधिर जो है वह नीचे तो आ सकता है, लेकिन वह ऊपर नहीं जा सकता है। तो फिर क्या हुआ? जब ये सिकुड़ गया हमारा हृदय का दाहिना अलिंद, तो ये ब्लड जो अशुद्ध ब्लड था वो कहां पे आ गया है? अब ये आ गया है दाहिने निलय में। कहां पे आ गया है? दाहिने निलय में, अर्थात राइट वेंट्रिकल में आ गया है। अब सवाल यहां से कई पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इस दाहिने अलिंद में और इस दाहिने निलय में जो रुधिर है वो कैसा रुधिर है? वह अशुद्ध रुधिर है। अभी उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है। ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? ऑक्सीजन फेफड़ा मिलाता है। हम जब श्वास लेते हैं वायुमंडल से, तो ऑक्सीजन हमारे नासा गुहा से होते हुए लंग्स में प्रवेश करती है, फेफड़े में प्रवेश करती है। तो जब तक ब्लड वहां नहीं पहुंचेगा तब तक वह शुद्ध होने वाला नहीं है, अर्थात तब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है। तो ये बेचारा जो दाहिने अलिंद और दाहिने निलय में ब्लड है वो कैसा ब्लड है? ये अशुद्ध रुधिर है। और अभी भी आपकी कोशिका इंतजार में बैठी है कि तुम कब आओगे, यानी कि जब तक ये ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं आएगा तब तक ये कार्य नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो है ये वेट कर रही है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आए, और ऑक्सीजन किसके पास है? लंग्स के पास है, फेफड़े के पास है। तो अब हमारा हृदय क्या कार्य करता है? अब हमारा हृदय जो है ये अब ये वाला हिस्सा अर्थात दाहिने निलय को अब सिकोड़ेगा, इसको स्क्वीज करेगा। और जब ये सिकोड़ेगा तो अब क्या होगा? ठीक वही स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी? ध्यान समझिए। स्थिति ये होगी कि ये ब्लड जो है इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इधर पेरिकार्डियम है। ये ब्लड इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इधर तो पार्टीशन आपने किया है। ये ब्लड जो है ये त्रिवल्ली कपाट के द्वारा ऊपर भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वाल्व की विशेषता होती है यह एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही तरफ जाएगा। तो ये बेचारा जाएगा कहां पे? तो इस दाहिने निलय में एक जो है नली पाई जाती है, और इस नली के द्वारा ये ब्लड जो है हृदय से बाहर निकलेगा। हृदय से क्या करता है? ये बाहर निकलेगा। तो ये जो अशुद्ध रुधिर जो है इस नली के द्वारा जो है आप देख पा रहे हैं, इस नली के द्वारा जो है अशुद्ध रुधिर क्या होता है? बाहर निकलता है। अब बाहर निकलेगा तो कहां निकलेगा? कॉमन सेंस की बात है कि वह ब्लड जो है लेकर जाएगा कहां पे? लंग्स के पास, फेफड़े के पास। यानी कि जब तक वह लंग्स के पास नहीं पहुंचेगा, जब तक वह फेफड़े के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक वह शुद्ध होने वाला नहीं है। तो ये अशुद्ध रुधिर कहां पे पहुंच जाता है? ये अशुद्ध रुधिर पहुंच जाता है लंग्स के पास, अर्थात फेफड़े के पास पहुंच जाता है। अब जब फेफड़े के पास पहुंच जाता है तो उसके पश्चात क्या होगा? फेफड़ा इसमें ऑक्सीजन मिला देगा। इसमें फेफड़ा क्या मिला देगा? ऑक्सीजन मिला देगा। जब फेफड़ा ऑक्सीजन इसमें मिला देगा तो रुधिर अब कैसा हो जाएगा? रुधिर हो जाएगा अब आपका शुद्ध। क्यों शुद्ध? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला दिया गया है। तो अब फेफड़े से जो रुधिर निकलेगा वह कैसा रुधिर रहेगा? तो वह ऐसा रुधिर रहेगा जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, अर्थात यह शुद्ध रुधिर रहेगा। कैसा रुधिर रहेगा? यह एक प्रकार का शुद्ध रुधिर रहेगा। तो शुद्ध रुधिर जो है फेफड़े से निकलता है, और जो है 4 छोटी छोटी नलियां प्रवेश की रहती हैं। कहां प्रवेश की रहती हैं? तो ये कौन सा हिस्सा है? ये बायां अलिंद का हिस्सा है। कौन सा? बायां अलिंद का हिस्सा है। तो बाएं अलिंद में ये रुधिर प्रवेश कर जाता है। ये रुधिर प्रवेश कर जाता है। कौन सा रुधिर है ये? तो ये एक प्रकार का शुद्ध रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन है। जिसमें क्या है? जिसमें ऑक्सीजन है। तो ये रुधिर प्रवेश कर गया है कहां पे? बाएं अलिंद में प्रवेश कर गया है, या लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर गया है।
तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर आता है वह कहां पे आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। सबसे पहले अशुद्ध रुधिर कहां पे आता है, तो ये आएगा राइट एट्रियम में आएगा। कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब पुनः वही क्रिया होगी। पुनः कौन सी क्रिया होगी, अब ये सिकुड़ेगा, अब ये स्क्वीज करेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो रुधिर इधर नहीं जा सकता है, पेरिकार्डियम, रुधिर इधर नहीं जा सकता है, पेरिकार्डियम, रुधिर इधर नहीं जा सकता है, पार्टीशन, रुधिर कहां जाएगा बेचारा, रुधिर आएगा इस बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहां पे, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, अर्थात बाएं निलय में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और जब ये बाएं निलय में आ जाएगा तो ये कौन सा रुधिर है, यानी कि यहां पर और यहां पर ये जो दोनों रुधिर हैं, इस दोनों चैम्बर में जो पाए जा रहे हैं, दोनों कमरे में पाए जा रहे हैं, ये एक प्रकार के शुद्ध रुधिर हैं। एक प्रकार के कैसे रुधिर हैं, शुद्ध प्रकार के रुधिर हैं। इनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, या हम कहेंगे ये एक प्रकार के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो जब यहां पर ब्लड आ गया, जब यहां पर ब्लड आ गया, तो ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अभी ये कोशिका वेट कर रही है कि तुम कब आओगे, तो उसके पास जाना चाहिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैसे जाएगा, अब ये हिस्सा स्क्वीज होगा, अब ये हिस्सा स्क्वीज होगा। जब ये हिस्सा सिकुड़ेगा तो ब्लड इधर नहीं जा सकता, पेरिकार्डियम, ब्लड इधर नहीं जा सकता है, ये दीवार पार्टीशन, ब्लड ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व है, और वाल्व की विशेषता ये है कि ये ब्लड को ऊपर नहीं जाने देगा। तो अब क्या करेगा ब्लड, ब्लड यहां पर एक नली है, एक नली है, और इस नली के द्वारा ये शुद्ध रुधिर जो है ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा, और जहां पर भी जिस भी कोशिका को इसकी आवश्यकता है, उस कोशिका को ये ब्लड क्या कर दिया जाएगा, पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा, पूरे शरीर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अब यहां पे ये पूरा किस्सा था। अब कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, चलिए बताना शुरू करिएगा। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा तेजी से। कोई दिक्कत है आपको, ये चीजें समझ में आ गई तो अब बताइए। कुछ विशेष प्रकार की ये जो नलियां हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के नाम हैं, उन नामों के बारे में मैं चर्चा कर देता हूं, तेजी से बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। चलिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब यहां पर 2-3 शब्द जो है आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। ये जो नली है जो कि इस दाहिने निलय में पाई जा रही थी, और जो अशुद्ध रुधिर को कहां पे लेके जा रही थी, इस फेफड़े के पास जा रही थी, इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं फुफ्फुस। ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा एक पॉइंट को। ये जो नली है, ठीक है, ये जो नली है जो अशुद्ध रुधिर को लेकर जा रही थी, जो अशुद्ध रुधिर को कहां पे लेकर जा रही थी, फेफड़े के पास लेकर जा रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है पल्मोनरी, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, या इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, हिंदी में कहते हैं इसको हम फुफ्फुस धमनी, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा। हमने ये आपको बताया है कि जितनी धमनियां होती हैं उनमें सब में क्या बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन आप ये एक ऐसी धमनी देख रहे हैं जिसमें कैसा रुधिर बह रहा है, जिसमें अशुद्ध प्रकार का रुधिर बह रहा है, यानी कि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है घूम रहा है।
तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वह यह धमनियों में अपवाद के रूप में काउंट की जाती है, यानी कि ये एक्सेप्शन हो जाता है, ये एक्सेप्शन हो जाता है। ये एक ऐसी धमनी होती है जो हमेशा और हमेशा अशुद्ध रुधिर को लेकर जाएगी, बाकी जितनी भी धमनियां होती हैं सारी धमनियां शुद्ध रुधिर को लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है यह हमेशा अशुद्ध रुधिर को लेकर जाएगी। तो ये पहला अपवाद, ये पहला अपवाद। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद ये है, ठीक है। दूसरा अपवाद आप देख पा रहे हैं यहां पे, दूसरा अपवाद जो है आप देख पा रहे हैं जिसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फुफ्फुस, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस महासिरा। अब मेरी बात ध्यान देखिएगा, सिरा लिखा हुआ है, वेन लिखा हुआ है, और सिराओं की क्या विशेषता होती है? सिराओं में जब भी रुधिर प्रवाह होगा, जब भी रुधिर चलेगा तो कैसा रुधिर चलेगा? हमेशा और हमेशा ऐसा रुधिर का प्रवाह होगा, ऐसा रुधिर का प्रवाह होगा जो अशुद्ध प्रकार का होगा, अशुद्ध प्रकार का होगा। लेकिन ये एक प्रकार का ऐसा सिरा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कैसा रुधिर आ रहा है, तो शुद्ध प्रकार का आ रहा है ना। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है, यानी कि धमनियों में पल्मोनरी आर्टरी और सिराओं में पल्मोनरी वेन्स जो है वह अपवाद के रूप में काउंट की जाती है। और वैसे भी आप आंख मूंद कर कहीं भी फुफ्फुस शब्द मिल जाए, फुफ्फुस शब्द मिल जाए या पल्मोनरी शब्द मिल जाए तो उसको तुरंत आप एक्सेप्शन में काउंट कर लीजिएगा, तुरंत उसको आप अपवाद में काउंट कर लीजिएगा। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा होता है, ठीक है। तो ये चार शब्द आपने, दो एक्सेप्शन आपने पढ़ लिया। अब तीसरी बात आपने देखा कि ये जो नली थी जो कि आपके यहाँ पे बायां निलय से शुद्ध रुधिर को शरीर के जो भी हिस्से थे जहां पर ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आवश्यकता थी वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी, इसको महाधमनी कहते हैं, इसको महाधमनी के नाम से जानते हैं या इसको एओर्टा कहते हैं, इंग्लिश में इसको एओर्टा कहते हैं या इसको महाधमनी के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको महाधमनी के नाम से जानते हैं या इसको एओर्टा के नाम से जानते हैं। तो महाधमनी की एक विशेषता क्या है? ध्यान से याद रखिएगा कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। याद रखिएगा ये क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है। इस बारे में आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैं जितने बता रहा हूं कम से कम मैं यहां से 200 क्वेश्चन बना सकता हूं, जितने भी मैं पॉइंट बना रहा हूं ये सारे क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही कंसंट्रेट हो कि आज की क्लास को जो है आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, कौन सी धमनी है? महाधमनी, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपके आयोग के द्वारा पूछा गया है कि हृदय का कौन सा अंग सबसे चौड़ा होता है या सबसे मजबूत होता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो रुधिर पंप हो रहा है, रुधिर जा रहा है, वह हृदय के किस हिस्से से जा रहा है? कॉमन सेंस की बात है, ये हृदय के इस हिस्से से यानी कि इस बाएं निलय से जाता है। बायां निलय जब ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं सबसे मजबूत चाहिए, इसी वजह से यहाँ की जो दीवारें होती हैं ये सबसे मोटी पाई जाती हैं। कहाँ की? बाएं निलय अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का सबसे मजबूत हिस्सा होता है क्योंकि वहां से शरीर, पूरे शरीर को जो है ब्लड को पंप किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा अर्थात पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स के बारे में हमने समझा। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या किसी प्रकार की कोई परेशानी है या डाउट है तो अभी आप बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आगे हम चले। चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब जब हृदय को हमने बताया है कि हृदय क्या कार्य करता है, हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। तो जब ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में प्रवेश करता है तो ये वाल्व क्या होते हैं? जब ऊपर से नीचे ब्लड आना होता है तो वाल्व खुल जाते हैं, ये ढक्कन खुल जाता है,
ब्लड प्रवेश कर जाता है, और जब ब्लड प्रवेश कर जाता है तो ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के साथ होता है। और याद रखिएगा, इसके अलावा हमने कहा था कि वाल्व और स्थानों पर पाए जाते हैं। वाल्व और स्थानों पर पाए जाते हैं, कहां पे, किन स्थानों पर पाए जाते हैं? याद रखिएगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, यहां पर भी वाल्व पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ब्लड यहां पे प्रवेश करके ऊपर बह जाए, ऊपर चला जाए। ये भी तो हो सकता है कि ब्लड नीचे चला आए, नहीं, तो ब्लड नीचे नहीं जाता, इसके लिए यहाँ पे वाल्व लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, ठीक है, वो नीचे नहीं आने देता। और ठीक यही केस होता है आपका एओर्टा में, महाधमनी में। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये वाल्व खुलते हैं और जब ये बंद होते हैं तो उनसे कुछ ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, कुछ साउंड